मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां मैं आपको आपके दिए हुए प्यार को, सहयोग को, शुभकामनाओं के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, वास्तव में एक जो साथ आपने निभाया, पहले मैंने 101 कथाओं का संकल्प लिया था, फिर आप लोगों की स्नेहवत, मैं कहूँगा अधिकार पूर्वक भी मैं कह सकता हूँ, फिर उसने मुझे 251 कथाओं का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। माता वैष्णो देवी की अपार कृपामयी और महाराज जी के द्वारा शरण में लिए जाने की ये 251वां एपिसोड आपको समर्पित कर रहा हूं। सच में ये एक ऐसे बिंदु पर मैं आज खड़ा हो गया हूं कि आपसे क्या कहूं, क्या बता दूं और आपकी क्या क्या सुन लूं। लेकिन सच यही है कि एक न एक दिन हमको यहां से जाना पड़ेगा। 251वां ये एपिसोड आपके प्यार और स्नेह को समर्पित है। 101 में मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोले थे। आज भी मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के कुछ पन्ने आप पढ़ें, आप उनको जानें। मेरी बातों को आप अगर जानेंगे तो कहीं न कहीं आपको यह आभास होगा कि सृष्टि आपसे वो काम करवा लेती है जिसके निमित्त आपको इस संसार में भेजा है। बात उस समय की है जब मैं युवा था। आज जिस उम्र पे हमारे बच्चे हैं, और बल्कि तीसरी पीढ़ी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तीसरी पीढ़ी भी हमें स्नेहल दृष्टि से देखती है। तो मित्रों, जब आदमी का एक कैरियर शुरू होता है तो उस कैरियर का एक पार्ट मैं बताना चाहूंगा कि स्नातक होने के बाद मैं सनदी लेखाकार यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग करने चला गया, और बहुत सारी स्टेप्स हैं। उन सब स्टेप्स में मैं आपको एक बिंदु पर पहुंचाऊंगा कि मैं बिजनेसमैन बन गया। और बिजनेसमैन भी ऐसा कि एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने से पहले विचार मंथन किया कि काहे की फैक्ट्री लगाएं कि कुछ कंज्यूम हो। जैसे माचिस है तो माचिस की तीली एक बार कंज्यूम हो गई तो फिर माचिस फिर जरूरत पड़ेगी, या ऐसे ही प्रोडक्ट कहीं पे विचार किया और फिर एक नमकीन का प्रोडक्ट फाइनल किया। जो स्थितियां उस समय बनी तो नमकीन बनवाना शुरू किया, एक छोटी सी फैक्ट्री बनाकर। कागजी ईमानदार था। कागजी ईमानदार इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा कि ईमानदार ही रहना है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी वास्तव में बहुत बड़ा शस्त्र है, नीति है, लेकिन कष्ट है उसमें। मैं अपनी शिक्षा के अनुसार आगे चल रहा था, और ये दोनों चीजें, बिजनेस जो है जगह जगह समझौते मांगता है, और बिजनेस में जो आदमी समझौते नहीं कर पाता है, आप भी जानते हैं और सारा समाज जानता है, तो फिर वो फेल हो जाता है।
और मैं भी इस बिंदु पर पास नहीं हो पाया। तो एक घटना मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस समय हमारे यहां नमकीन की फैक्ट्री चल रही थी, ये सन 1994-95 की बात है, और 94-95 में हमने तैयारी की थी नमकीन की फैक्ट्री की, और 2-3 साल वो फैक्ट्री चली। मैंने अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो लगता है उसमें प्रदर्शित भी किया था, और मुझे यूपी का बेस्ट क्वालिटी का फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मित्रों, ईमानदारी से प्राइज मिल सकता है। आप अपनी व्यवस्थाएं थोड़े समय के लिए अच्छी तरह चला सकते हैं, लेकिन यदि आपने समझौतों का दौर नहीं स्वीकार किया तो आप बहुत लंबा रास्ता नहीं चल सकते। ऐसा मेरा जीवन का एक व्यवहारिक अनुभव है। किसी के साथ और भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ईमानदारी को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पर चले, नहीं, ईमानदारी के रास्ते पे ही चलें। और ईमानदारी के रास्ते पे कठिनाइयां तो आती हैं और आई मेरे जीवन में, इसलिए मैं इस पहलू को आज आपको बता रहा हूं, और उसका हम परिणाम भी बताएंगे कि जब हम ईमानदार रहे, ईमानदारी से अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो तमाम बाधाएं आई, तमाम कठिनाइयां आई, लेकिन विजय पताका ईमानदारी की फहरती है। और सुख, संतोष, सुकून जिसकी तलाश करने के लिए आदमी हिमालय जाता है, तपस्या करने लगता है, वो ग्रस्त जीवन में भी मिल सकता है, जो ईश्वर ने हमको दिया है, महाराज जी की कृपा से मुझको मिला हुआ है। तो मित्रों, उस समय मैं नमकीन की फैक्ट्री चला रहा था। नमकीन मीन्स आप जानते हैं दालमोठ। जब भी आप चाय पीते हैं तो कभी आने वालों का स्वागत भी नमकीन से करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से रन कर गई थी। किसी बहुत बड़े पूंजीपत परिवार से मैं हूं नहीं, तो बैंक से ऋण लिया था थोड़ा सा, और वो चलने की प्रक्रिया में आ गई थी। लेकिन बाधाएं तब उत्पन्न हुई जब बिजनेस बढ़ने लगा, और जो अधिकारी थे, जो शासन प्रशासन था, वो हमसे अनपेक्षित अपेक्षाएं करने लगा। अब आप समझिए कि एक तरफ प्रदेश का यानी यूपी का बेस्ट क्वालिटी का अवार्ड मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमें असहयोग मिलना शुरू हुआ। उसी समय प्रकृति ने हमारी ये परीक्षा ली। हमारी ये तारीख थी 19 अक्टूबर 1998। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन रूम मेरा बनाया हुआ था, जिसमें नमकीन बनती थी, नमकीन में बेसन, मैदा, घी और जो भट्टी चलती थी उसमें मिट्टी का तेल पड़ता था। तो उस समय हमारे यहाँ करीब 8-10 ड्रम तेल रखा हुआ था। ड्रम आप देखे होंगे, ड्रम 220 लीटर का एक ड्रम होता है, राशन की दुकान पर होते हैं, ऐसे 8-10 ड्रम रखे हुए थे। और बेसन के बोरे थे, घी 10-20 टीन होगा, और मसाले जो नमकीन में पड़ते हैं तो वो उनकी डिब्बे रखे हुए थे। तो वो सब कुछ एक तरफ उसी स्टोर में था, और उसी में एक साइड प्रोडक्शन हुआ करता था, बनती थी नमकीन। तो नमकीन बनने के बाद मैं वहाँ सफाई सब करा के, और फिर हमारा 3-4 किलोमीटर दूर मेरा निवास स्थान, वहाँ मैं चला आया करता था, और वहाँ स्टाफ रह जाता था। हुआ क्या कि एक दिन क्या, मैं तारीख बता रहा हूँ, 19 अक्टूबर 1998। तो वहाँ पर नमकीन बनी थी, और नमकीन जिस झाल में रखी थी उस पर कपड़ा डाल दिया था। कपड़ा पड़ा हुआ था तो कपड़ा हटा दिया जाता था। जो वहां कारीगर काम कर रहा था वो कपड़ा हटाना भूल गया,
और प्रोडक्शन रूम बंद करके, और छुट्टी के समय छुट्टी हो गई, 12-13 आदमी काम करते थे उस फैक्ट्री में, और मैं भी घर चला आया। उसी समय मुझे खबर मिलती है कि फैक्ट्री में आग लग गई। और आग लगी कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो झाल थी जिसमें नमकीन बनी हुई थी, तो नमकीन तल के रखी गई थी, उस समय वो गर्म थी और उस पर कपड़ा बना हुआ था। कपड़ा हटा देते तो वो नमकीन सुता जैसी हो जाती वैसी, और वो कपड़ा जब हटा दिया तो उसकी जो धधक थी या उसका जो टेम्परेचर था वो ठंडे होने की बजाय अंदर गर्म हो गया, और वो धधक के उसमें से आग की ज्वाला फूट पड़ी। अब उसमें 8-10 ड्रम मिट्टी का तेल रखा हुआ है, मैदा रखी हुई है, बेसन रखा हुआ है, 20 से 25 टीन घी रखा हुआ है, वनस्पति घी, मसाला रखा हुआ है 8-10 डिब्बे। और उसमें से जब भभका फूटा तो आप समझिए, भभका जब फूटा है तो फिर चपेट में ले ही लेना है। वहां से आग लगी और आग सामान जलने लगा। मुझे खबर मिली, मैं फैक्ट्री पहुंचा। आनन फानन में मैंने उस स्टोर का जो उसी में प्रोडक्शन था, उसी में हमने ताला खोला, और ताला खोलने के बाद मुझे यही ध्यान नहीं रहा कि यहाँ मिट्टी का तेल है और इसमें आग लग गई तो ये ड्रम ब्लास्ट हो जाएंगे, उसमें मौत भी हो सकती है। कुछ ध्यान नहीं था, केवल ये था किसी भी तरह से आग बुझ जाए। अब होता क्या है कि वो आग, इधर किसी ने फोन भी कर दिया तो उधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। इधर जब आग जल रही थी तो मैंने देखा कि वहां पर जो नमकीन बनी हुई थी वो जल गई थी, आग की लौ ऊपर उठ रही थी और उसमें से बिजली के तार निकल रहे थे। इधर हमारे मैंने विधिवत गुरुजी श्री सुखराज गिरी महाराज जी स्थानीय वहीं पर थे, तो उनसे हमने गुरुदीक्षा ली हुई थी। उनका एक चित्र लगा हुआ था, कैलेंडर लगा हुआ था। तो देखते क्या है कि वो जो आग जल रही है, लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया, गाड़ी आ गई, गाड़ी ने बुझाना शुरू किया, गाड़ी में वो आग पर काबू पा लिया तो पाया कि मिट्टी का तेल खौल रहा था। बंधुवर, मिट्टी का तेल खोलता नहीं है। मिट्टी का तेल पानी की तरह खोल जाओ तो आग पकड़ जाएगा। ड्रम ब्लास्ट हो सकता है, ऊपर जाके बम सा फट जाएगा तो उसका तेल और कहां तक जाएगा, भयंकर अग्निकांड हो सकता था। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। जो तली हुई नमकीन थी वो जल गई थी, मसाले के डिब्बे की प्लास्टिक जल गई थी, मसाला सुरक्षित था। विशेष बात ये थी कि बिजली की जो तार थे उनसे ज्वाला जो ऊपर चली गई थी, तार की जो प्लास्टिक होती है वो नहीं पिघली थी। जो गुरुदेव का पोस्टर लगा हुआ था कागज का, जला नहीं था। ये मैं बातें तब की बता रहा हूं जब हम संयत हो गए अपने आप में, और अपने आप में संयत होने के बाद जब मैंने देखा कि ये क्यों नहीं चले। और एक बात बताऊं मैं आपको कि वहां पर जो फायर ब्रिगेड वाले आए थे, जिन्होंने आग बुझाने में महती भूमिका अदा की थी, तो जब वहां से सब कुछ सामान्य सा हुआ, जब वो वापस गए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अब मिठाई खिलाइए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मिठाई खिलाइए, मेरे यहाँ तो आग लग गई, मैं बर्बाद हो गया। मैंने उनसे कहा कि साहब थोड़ा शर्म कीजिए, हम बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ कितना सामान जल गया, नुकसान हो गया, और आप मिठाई मांग रहे हो। बोले भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, जिसके यहाँ लड़का पैदा हुआ वो तो हमको नहीं बुलाएगा,
हमको तो वही बुलाएगा जिसके यहाँ आग लगी होगी। मैं बड़ा अजीब स्थिति में था, लेकिन फिर जो भी हुआ कहने की बातें नहीं है। लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति होती है। समाज में ऐसे लोग भी हैं, जैसे जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, जब शमशान में पहुंचते हैं तो डोम अपना पैसा लेता है कफन का। राजा हरिश्चंद्र का सुना होगा आपने कि तारावती ने अपने पुत्र के उसमें अपनी साड़ी आदि फाड़ के दे दी थी। तो वही सोचा कि ये सब समाज के ही अंग हैं और ये करते हैं। तो मैंने एक चीज आपको बताई कि पाप और पुण्य जिंदगी में जब करते रहते हैं, होते रहते हैं, व्यक्ति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पुण्य करता रहे। जाने अनजाने कुछ पाप हो जाए तो उनकी सापेक्षता, उनकी तीव्रता आप पर कभी भारी न पड़े, तो पुण्य को करते रहना चाहिए। और सच में अच्छे काम आप करेंगे तो आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। उस रात की एक घटना मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। आग बुझ चुकी थी। हम लोगों से तात्पर्य मैं और हमारे एक मित्र हैं अवध बिहारी द्विवेदी, दोनों लोग बैठे हुए थे, दुखी थे, बातें कर रहे थे। फैक्ट्री में उस समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। गेट लगा हुआ था और जहां हमने फैक्ट्री लगाई थी तो वो इंडस्ट्रियल एरिया था और वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री उस समय लगी नहीं थी। तो एक तरह से आसपास भी बहुत वो जैसे चहल पहल वाली स्थिति होती वो नहीं थी। लाइट नहीं थी, घोर अंधेरा था। मोमबत्ती का प्रकाश वहां करके बैठे हुए थे। तो हम लोग बातें कर रहे थे अपने इसी संबंध में कि क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। उसी समय एक जो जिस जगह बैठा था, जिस प्रोडक्शन रूम में जहां माल लाके तैयार करके रखा जाता था, तो उसका एक गेट खुला हुआ था। जैसे एक कमरे के 2 गेट होते हैं, तो एक खुला हुआ था, एक बंद था। तो उसमें एक ड्रम, जो मिट्टी का तेल का बताया था ना, तो वैसा ही एक ड्रम रखा हुआ था और उसमें हम नमकीन रखते थे। आधा कटा हुआ था। आधा कटने का मतलब जो ऊपर ढक्कन सा होता है, ऐसा गोल गोल सा ढक्कन होता है, उसमें आधा कटा हुआ था, आधा सा था। यानी ऐसे मान के चलिएगा कि 1 फीट का की टीन थी और 2 फुट का लघु होता है उसमें। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत भारी सा कुत्ता आता है। हम लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम काला कुत्ता है। हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। हम डंडा रखे हुए थे तो हमने कहा, अरे अवध भाई डंडा लो जल्दी से, ये कहां से घुस आया। आप देखिए गेट बंद है, मेन गेट, जहां से आने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमको कतई कोई भान नहीं हो रहा है। जैसे ही वो वहां से लग रहा है कि हमारे पास से एक बहुत भारी कुत्ता, काला कुत्ता गुजर रहा है, तो हमने तुरंत जो है वो डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया। देखा कि वो स्टोर में घुस गया है और वो ड्रम रखा हुआ था, उसका जो 1 फुट का वो था, उस पर वो बैठ गया। हमने अवध भाई से कहा कि तुम उधर का गेट खोल के उधर से आओ, मैं इधर से घुसता हूँ। दोनों गेट, वो उधर से डंडा लेके घुसते हैं गेट खोल के, और मैं जो गेट खुला था उधर से घुसता हूँ। और वो कुत्ता जैसे 2 हाथों पैर करके ऐसे करके खड़ा सा हो जाता है उसी ड्रम पे, मेरी तरफ देखता है। मैं क्षण भर के लिए उसकी तरफ देखता हूं और अपना डंडा उठाता हूं, और जैसे ही डंडा मारने को करता हूं तो देखते हैं वहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो ड्रम है। अभी हमको कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया।
हम और अवध बिहारी दो लोग, हमारे मित्र दोनों लोग, हमने कहा देखो यार यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। और जब हमने यहीं कहीं की बारी लगाई तो कहीं नहीं था। छोटा सा कैंपस, 450 स्क्वायर मीटर का कैंपस था। तो दोनों लोग फिर बैठ गए। फिर अचानक अवध जी ने कहा कि भैया आपने ये देखा कि गेट बंद है, चारों तरफ से कहीं कोई आ नहीं सकता, तो इतना विशालकाय कुत्ता कैसे आ गया? फिर आप इस गेट से घुसे, हमने दोनों लोगों ने देखा कि ये इसमें घुस रहा है, तो इधर से हमने गेट किया, इसने उधर किया, आप इधर से आए, कहीं निकली नहीं, और जो डंडा आपने उठाया तो गायब हो गए। हो न हो ये कोई निश्चित रूप से हमारे देवी देवता हैं, जिन्होंने आज हम लोगों की रक्षा की है। हम लोगों का जो इतना भयंकर अग्निकांड हुआ था, जिसमें पूरा क्षेत्र जल सकता था, भयंकर त्रासदी हो सकती थी, जनहानि हो सकती थी, धनहानि हो सकती थी। धनहानि में हमारे व्यक्तिगत रूप से जो धनहानि होनी थी वो हो गई थी, लेकिन वो भी बहुत कम, जिसकी अगर मिट्टी का तेल खोल सकता है तो आप समझ लीजिए अगर वो फट जाती ड्रम तो क्या होता। लोग यकीन नहीं करते कि मिट्टी के तेल ड्रम फटे हैं यहाँ पर, या यहाँ बम की फैक्ट्री थी या नमकीन की फैक्ट्री थी, ये लोग यकीन नहीं करते। इतनी भयंकर त्रासदी हो सकती थी वहाँ पर। तो ये सब संरक्षण किसी न किसी का है। आपको समझ में आया कि किसने संरक्षण दिया? निश्चित रूप से जब दर्शन होते हैं तो कोई नहीं जानता। आज के एपिसोड में मैंने अपनी जिंदगी का एक पहलू खोला। आप सब कई बार पूछते हो कि आपके साथ क्या अनुभव हुए, आपको क्या लगता है। तो एक अनुभव मैंने आपको ये बताया कि आप अगर सत्कर्म करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, निष्ठा विश्वास से चलते हैं, तो कहीं परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन संरक्षण ऊपर वाला देता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी धर्म पत्नी एक बार एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इनको निकालिएगा रूम से, ऑपरेशन रूम से निकालिएगा। लेकिन बहुत संक्षेप में मैं एक बात बता देता हूँ कि आज जो मेरा बेटा है उसको ऑपरेशन, उसको ही पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना था और ये एक्सपायर हो गई। उसमें एक डॉक्टर SP सिंह थे, फरुखाबाद मिशन हॉस्पिटल की घटना है ये। तो उन्होंने कहा चलो मरीज मर गया है, लेकिन चलिए ऑपरेशन कर लेते हैं। और वैसे ही ऑपरेशन किया, देखा कि बच्चे में जान है। बच्चा आज हमारे घर की शान है। बहुत सारे अनुभव तो ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे में जान थी, फिर सारे डॉक्टर की टीम लगी, वो पुनः जिंदा हो गई। आज हमारे कदम से कदम मिलाते हुए चलती हैं। ये घटना भी मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताई। एक दो इसी से जुड़ी हुई और घटनाएं हैं। आज ये एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये एक घटना आपको थोड़ी डिटेल में, एक घटना अति संक्षेप में बताई हमने। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप अपने पथ पर चलते रहिएगा, आप अपना काम करते रहिएगा। और बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं जिसमें ये बताते हैं कि साहब ये कठिनाई चल रही है, वो कठिनाई चल रही है, ये हो रहा है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं कि हमारी जिंदगी के कुछ प्रारब्ध होते हैं, वो हम लोगों को भोगने पड़ते हैं। रामकृष्ण जी को
स्वामी रामकृष्ण जी को कैंसर हुआ था और वो काली माता के भक्त थे। बताते ये हैं कि काली माता से सीधी सीधी बात हुआ करती थी। अगर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य, और विवेकानंद ने ये पूछा था कि गुरुदेव आप माता से क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रारब्ध है, अगर माता से कह दूंगा तो मेरा कैंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो प्रारब्ध हमारे कहीं कुछ न कुछ पाप रहे हैं जिनका मुझे दंड मिल रहा है या जिनको हम आज ये भुगत रहे हैं, और अगर ये खाता बंद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से फिर कभी मुझे भुगतना पड़ेगा, तो अभी भुगत लेते हैं। तो मित्रों, अगर कष्ट आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि किसी प्रारब्ध का हमको फल मिल रहा है, दंड मिल रहा है। और ये भी बता दूं कि ईश्वर के यहाँ से किसी प्रारब्ध का अगर आप ईमानदारी से निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो दंड नहीं मिलेगा जो दंड उसके लिए निश्चित होता है, क्योंकि पुण्य जब मिल जाते हैं तो दंड का भाग कम हो जाता है, तो मुक्ति मिलती है। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को आज आपको बताया और मैं आपसे विदा नहीं ले रहा, क्योंकि रब्बू दादा की जो सीरीज प्रातः आप देख रहे हैं तो वो चल रही है। महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें मुझे मिली हैं और मुझे नहीं पता था कि 251 का जो संकल्प महाराज जी ने हमें करवा दिया है तो वो अब कैसे पूरा होगा, मुझे कहाँ कहाँ से कथाएं मिलेंगी, कैसे क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत बहुत ही रूटीन में हो गया और महाराज जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको अब धीमे धीमे और ज़्यादा मिल रही है। जैसे अभी पिछले दिन भगवान सिंह की मैंने कथाएं सुनाई, तो भगवान सिंह लखनऊ में हैं और उनसे हमारी परसों ही बात हुई, बहुत खुशी हुई। रब्बू दादा मिले हल्द्वानी में, SK अग्रवाल साहब मिले, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनसे महाराज जी की कथाएं और मिल रही हैं। मित्रों, मन तो ये कर रहा है कि मैं आपको आज 551 का संकल्प करूं, लेकिन मैं डर रहा हूं कि 251 से सीधा 551, लेकिन मैं आज ये संकल्प करूं न करूं मैंने सोचा भी नहीं है, और मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूं निश्चित रूप से ऊहापोह की स्थिति में हूं। मैं आज 100 या 151 का पुनः संकल्प कर लूं और आपके साथ लगातार बात हो, कि विदा होने का मन मेरा भी नहीं है। जिस तरह से आपके ढेर सारे पत्र आते हैं, ढेर सारे SMS आते हैं, 8 से 9 के बीच में आप हमसे बात करके कहते हैं कि 251 पर आप बंद मत कीजिएगा इसको। मेरा भी मन नहीं है, आपसे बात करने का रहता है, और मुझे ये लगता है कि जब तक मैं आपसे कथा कह न लूं तब तक मुझे भी कुछ लगता है कि अधूरा सा है। तो ये रिश्ता कायम करते हुए 2 संकल्प महाराज जी ने हमारे पूरे कर लिए हैं। 101 का संकल्प लिया था तब मुझे थोड़ा सा ये था कि 101 कथाएं तो हम कह लेंगे, फिर 101 पर 251 का संकल्प हो गया, और आज मैं एक बड़ा संकल्प ले रहा हूं बिना किसी से राय लिए, आपके स्नेहवश, आपके प्रेम पूर्वक, जो एक अधिकार पूर्वक लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी के भक्तों ने कहा और मेरे मन ने भी कहा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं कह रहा है। तो मैं 551 कथा सुनाने का संकल्प लेता हूं। 2 संकल्प महाराज जी ने पूरे किए, अब 551 का संकल्प महाराज जी जाने। अगर पूरा हो जाए तो महाराज जी करवा रहे हैं, और अधूरा रहे तो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे संकल्प करना है तो वो मैंने कर लिया है। जीवन का भाग पता नहीं, चलते चलते एक चीज मैं आपको सुना दूं कि एक बार युधिष्ठिर बैठे हुए थे अपने सभा में, और सभा का विसर्जन हो रहा था। अदालत लगती ना जिस तरह से, वैसे ही दरबार लगता था।
तो उसी समय एक व्यक्ति आया, फरियादी आया, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा महाराज मेरी बात सुन लीजिएगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, कल सुनूंगा इनकी बात। भीम उनके भाई वहां दरबार में थे, बोले कि ढोल तमाशे बजवाइएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये बेसमय कैसी बात कर रहे हो भीम। भीम ने कहा नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने आज उसकी फरियाद नहीं सुनी, आज के लिए आपने कह दिया कल लगाएंगे, कल बताएंगे। आपको पक्का पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे, तभी तो आपने उससे कहा। मित्रों, ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि जीवन की जो सांसें हैं वो मुझको इजाजत देती रहेंगी, तो 551 कड़ी हम आपको सुनाएंगे। ये महाराज जी की प्रेरणा से मैंने संकल्प ले लिया है, और ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी, नवीनतम जानकारी मिलेगी वो हम आपको देंगे। पत्रिका मैंने धर्मदृष्टि पत्रिका का 1 अंक अप्रैल मई जून का अभी समर्पित किया है महाराज जी को, और बहुत अनछुए पहलू मैं लेके आ रहा हूँ, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको अपना पता केवल देना है हमको, आप पता दे दीजिएगा, आपके पास वो अंक पहुँचाएंगे। आपको वो अंक प्राप्त करके बहुत अच्छा लगेगा। उसमें महाराज जी के ऐसे चित्र हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इन सब बातों के साथ आपको याद है ना कि आज मैंने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है, इसमें आपको भी सहायता करनी है। क्योंकि महाराज जी के संबंध में यदि आपको कोई कथा मिलती है, कोई प्रसंग मिलता है, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे, तभी तो मैं सुनाऊंगा ना। ये हिम्मत मैं तब कर पाया हूँ जबकि बहुत लोगों ने हमको सूचनाएं दी, लोगों ने महाराज जी के बारे में बताया, साहित्य में मिला, वैसे मिला, जगह जगह जाके मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ, तो लाइव से भी हमें मिलता है कुछ न कुछ मटेरियल, कुछ कथाएं मिलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 551 का संकल्प लेते हुए मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह हम पर बनाए रखेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सदस्यता का ज्वाइन सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने लिया है, मैं उन लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर और अपना पता मेरे पास भेज दें। ये सामान्यतः मैं सबके लिए एपिसोड बनाता हूँ, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर और अपना पता मुझे भेज दीजिएगा। मैं जो सब्सक्रिप्शन के सदस्य हैं, मैं उनके लिए आपसे अलग से बात करना चाहता हूं, और आप लोग जब बात करते हैं तो मैं 8 से 9 अवेलेबल रहता हूं। तो मित्रों, एक बड़े संकल्प के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।